ओके, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमारी बैच है। इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर हैं और यहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें ना पॉलिटी के क्वेश्चंस देख लेंगे लेटेस्ट वाले, और इससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। ज़्यादा सवाल तो नहीं आते हैं, बट इसमें 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना हमें अगर हम चाहें प्रैक्टिस कर लें उसकी तो की जा सकती हैं, और मैक्सिमम एक्यूरेसी का ट्राई करेंगे। कैसे हो पाएगा और कहाँ से क्या सोर्सेज रखेंगे उनकी बात करेंगे। पहला सवाल देखिए, फोर्स लेबर या बेगार के बारे में कह रहे हैं कि किस आर्टिकल का वायलेशन है। बेहद आसान सवाल है ना, बिल्कुल ही आसान है ये। फंडामेंटल राइट पे हमने 120 से ज़्यादा सवाल करवाए हैं, जो कि समग्र बैच की वीडियो थी जिसे मैंने डेमो के रूप में पोस्ट करा है। आप देख सकते हैं उसमें, मतलब यूट्यूब के अंदर आप जा करके चेक कर सकते हैं सर्च करके। बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसलिए मैं रेफ़र कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो फोर्स लेबर है, ये आर्टिकल 23 का वायलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फोर्स लेबर या बेगार जो है, ये नाम से समझ आ रहा है ज़बरदस्ती करवाया जाने वाला लेबर, जो कि ह्यूमन राइट का वायलेशन है। राइट, सो आर्टिकल 23 के अंदर ही ये। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहे हैं कि कौन सी बात स्टेट लिस्ट के अंदर आती है अंडर द 7th शेड्यूल। तो ये तो आप जानते ही हो, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, और अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा टॉपिक, कौन सा मुद्दा यूनियन लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है या कौन करेंट का है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बेयर एक्ट का। हमने बेयर एक्ट कवर किया था बहुत डिटेल में बैच में। 3 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, 2 तो कॉन्सेप्ट के थे और एक पूरा पीवाईक्यू बेस्ड था। बेयर एक्ट पे जितने पीवाईक्यूज थे वो सारे हमने डिस्कस किए थे। तो उस टाइम पे हमने सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन पढ़ी थी। ये मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया बेयर एक्ट का, ताकि हम इसे रिवाइज भी कर लें एक बार। देखो, स्टेट लिस्ट के अंदर प्रिजन वगैरह आते हैं, ध्यान रखना, पूछते हैं पेपर में। पुलिस भी स्टेट लिस्ट में ही आती है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज भी स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। जो पिलग्रिमेज हैं, अदर देन द पिलग्रिमेज टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, इसके बावजूद, यानी इंडिया के अंदर ये जो पिलग्रिमेज हैं ये भी स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। जो रिलीफ है ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ये भी स्टेट लिस्ट के अंदर का मुद्दा है। बरियल्स और बरियल ग्राउंड्स यानी क्रीमेशन वगैरह के लिए जो होते हैं वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ इन्होंने कहा कौन सा आता है, रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, तो यही इसका आंसर है। बाकी देखो तो आप गलत है ये सारा। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन ए, और ये बेयर एक्ट से सॉल्व होता है। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं, बट अक्सर सवाल पूछे ही जाते हैं इस टॉपिक से। और हाँ, पीवाईक्यूज काफ़ी सारे हैं, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। 7th शेड्यूल पे बहुत सारे सवाल हैं, हर एक पेपर में पूछा ही जाता है कि कौन सा यूनियन लिस्ट का पार्ट है, कौन सा स्टेट लिस्ट का। हालांकि ये लिस्ट थोड़ी एग्जॉस्टिव है, मतलब बहुत सारी, अप्रोक्स 50 तो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर हम इसे लिस्ट को सही तरीके से प्रिपेयर करें, मतलब थोड़ा ये लॉजिक लगाने की कोशिश करें कि कौन सा स्टेट का पार्ट है, कौन सा यूनियन का, तो हम इन्हें याद रख सकते हैं। फिलहाल आप देखिए अगला सवाल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये तो हर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अभी सीडीएस का पेपर हुआ था ना, उसमें भी इन्होंने पूछ लिया था नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के बारे में। पहला ही स्टेटमेंट दिया था कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अगर ये स्टैट्यूटरी है और ये बात सच है, दैट मीन्स कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। यानी हमारे संविधान में मेंशन डायरेक्टली नहीं है, आर्टिकल नहीं है इस पे बेस्ड। राइट, और जो दूसरी बात है कि इट हैज़ द मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वीमेन। सही बात है, वीमेन के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड को देखने का काम करता है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। देन इनमें मैंडेट है कि गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेंगे वीमेन रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर कानून बनाने को लेके। सो आंसर इज डी, तीनों ही बातें यहाँ पे सच है। तो इसी हिसाब से हम देखें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पहले बहुत बार पूछा गया, बट बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, तो वो मैंने रिपीट नहीं लिखा है। बट जितने भी पेपर्स हैं उनमें ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये आप बताओ कि इनमें से जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है ये क्रिएट की गई हैं किनके थ्रू। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ये अमेंडमेंट के थ्रू क्रिएट की गई है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ये देखो, आप बैच के अंदर में कितने सारे क्वेश्चन करे थे बॉडीज़ के ऊपर, आप देख सकते हो। अक्सर ही ये सवाल पूछे ही जाते हैं। आप जब इन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल आप ये देखिए,
पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, मतलब आप समझ लो पंचायत वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इसमें कह रहे हैं सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के सेल्फ गवर्नेंस की आज़ादी परमिट कौन सा पर्टिकुलर किन्हें मतलब ये पर्टिकुलरली प्रोवाइड करता है पीसा एक्ट। पहला कह रहे हैं ग्राम सभा, दूसरा कह रहे हैं ग्राम पंचायत, तीसरा चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत और चौथा फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ अ विलेज सिचुएटेड इन द एरिया मेंशन इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो 5th शेड्यूल के अंदर एरियाज मेंशन है उनमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें नेचुरल एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट में। देखो ये बात तो आप जानते ही हो, जो पर्टिकुलरली पीसा एक्ट है ये पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, तो शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज के एक्सटेंशन से ये डील करता है। पीसा एक्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पीसा एक्ट 1996 आसान है ये तो, और हर एक बुक में मेंशन है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत वगैरह में। देखो अगर पर्टिकुलरली पीसा एक्ट की बात करें तो ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस को रूरल एरियाज़ में प्रमोट करने के लिए 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो आया है ना, इसी के थ्रू ये देखने को मिलता है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस को रूरल एरियाज में प्रमोट करना है। अब ये तो आप जानते हो कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से 3 टियर के पंचायती राज की बात की गई है ना, 3 टायर पंचायती राज की बात की गई और कानूनन रूप से इसे पास कर दिया गया। बट इनका जो एप्लीकेशन है वो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया में रेस्ट्रिक्टेड रहा एज पर आर्टिकल 243M। 243M में ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज में इसे प्रोहिबिट या रेस्ट्रिक्ट किया गया है। तो भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन आती है 1995 में, है ना, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कई बार स्टेट पीसेस में, ध्यान रखना। भूरिया कमेटी की रिपोर्ट आती है 1995 में और इसमें जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज है ये एग्जिस्टेंस में आता है अगले ही साल यानी 1996 में, जिसे हम पीसा एक्ट के नाम से जानते हैं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। तो नाम ही बता रहा है शेड्यूल एरियाज में पंचायत राज को एक्सटेंड करने के लिए ये पर्टिकुलरली एक्ट लाया जाता है और इसमें एब्सोल्यूट पावर दी जाती है ग्राम सभा को, एब्सोल्यूट पावर दी जाती है ग्राम सभा को, और जबकि स्टेट लेजिस्लेचर है उन्हें एडवाइजरी रोल मिलता है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग देखी जा सके पंचायत और ग्राम सभा की। तो जो ग्राम सभा है ना, इन्हें एब्सोल्यूट पावर मिलता है, ध्यान रखिएगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो ये पर्टिकुलरली जो पीसा एक्ट है ये बैकबोन है ट्राइबल लेजिस्लेशन का। ये न्यूज़ में भी बहुत रहता है ना, ये न्यूज़ में भी बहुत रहता है और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो पीसा एक्ट है ना, ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करता है, पीपल के सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है। देखो पावर और फंक्शन दिए गए ग्राम सभा को इस पर्टिकुलर एक्ट में, क्या क्या पावर दिए गए ग्राम सभा को। पहला पावर तो ये मिला है कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है और जो कल्चर है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के उन्हें प्रोटेक्ट करना। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनकी ओनरशिप भी ग्राम सभा को मिली है। इसके अलावा जो लैंड एलियनेशन हो जाता है कई बार, इसे रोकने का काम, इसे प्रिवेंट करने का काम भी ग्राम सभा ही देखती है। इसके अलावा कुछ राइट्स हैं, मैंडेटरी कंसल्टेशन होना चाहिए जब भी लैंड एक्विजिशन की बात आएगी। तो मान लो कोई डिस्प्लेस्ड पर्सन है, उन्हें रीसेटल करवाना है या रिहेबिलिटेट करवाना है, तो इन सब चीज़ों में जो मैंडेटरी हो जाता है कि ग्राम सभा की कंसल्टेशन ली जाए। तो राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं डेफिनेटली कि ग्राम सभा काफ़ी पावरफुल है इन कंटेक्स्ट ऑफ पीसा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर सपोज टू इनेक्ट स्टेट लॉज फॉर देयर शेड्यूल्ड एरियाज, और वो पर्टिकुलरली पीसा के साथ रेजोनेंस में होना चाहिए। तो देखिए ये चर्चा में क्यों रहता है, न्यूज़ में भी बहुत बार रहता है। इसका रीज़न वही है सिंपली कि जो आदिवासी सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है मोस्ट ऑफ द एरिया से डिसअपियर हो गए हैं। और आप थोड़ा पुराने टाइम पीरियड में जाएंगे हिस्ट्री में तो आप देखोगे इंडिया में ज़्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका खुद का फेडरल गवर्नेंस सिस्टम होता है। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड और आज़ादी के बाद, इससे काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम को प्रभाव, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक ग्रेट एक्सटेंट तक अफेक्ट होते हैं। तो ये जो पीसा एक्ट है ना, ये अपहोल्ड करता है ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आता है कि आखिर हम जिनकी बात कर रहे हैं पीसा के अंदर, क्या वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आज भी प्रिजर्व्ड हैं या चीज़ें बदल गई हैं। तो इस वजह से ये चर्चा में था।
फिलहाल ये सवाल तो काफ़ी आसान है, बट हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। देन यहाँ देखो आप, सिविल सर्जन में भी इन्होंने पूछा था कि जो पीसा एक्ट है 1996 का, इसमें ग्राम सभा को क्या पावर मिली है। तो ग्राम सभा के पास पावर है कि एलियनेशन को रोक सकें, लैंड एलियनेशन को। इनके पास माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी राइट है, जैसा कि हमने पढ़ा है। इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है ग्राम सभा की, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन शेड्यूल एरियाज। तीनों बातें सच हैं, सो आंसर इज डी। और भी सवाल हैं, ये भी कर लेते हैं। देखो उन्होंने पूछा कि कौन सी कमेटी की रिपोर्ट, क्या हो रहा है स्क्रीन में, हाँ, कौन सी कमेटी की रिपोर्ट में हम ये देख पा रहे हैं कि जो पीसा एक्ट है ये इंश्योर करता है ट्राइबल सेल्फ रूल को फॉर पीपल लिविंग इन शेड्यूल एरियाज। तो ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो भूरिया कमेटी है 1994 में आती है, 1995 में आती है। एक साल के बाद हम देखते हैं कि इस कमेटी को इम्प्लीमेंट करके पीसा एक्ट लाया गया है। देखो ये सिविल सर्जन में पूछा गया था। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने पीसा एक्ट को इंट्रोड्यूस करा 1996 में, तो कौन सी बात इनके ऑब्जेक्टिव में नहीं शामिल है। सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करना, ट्रेडिशनल राइट को रिकग्नाइज करना, ऑटोनोमस रीजन बना देना ट्राइबल एरियाज में, देखिए ट्राइबल एरिया इनमें अलग से एक ऑटोनोमस रीजन बनाना, और चौथा है कि ट्राइबल पीपल को आज़ाद करना एक्सप्लोटेशन से, मतलब किसी तरह का शोषण ना हो पाए, उनका एक्सप्लोटेशन ना हो। ये तो आसान है, समझ आ रहा है देख के ही कि इसमें से जो सी है वो बिल्कुल गलत है। ऑटोनोमस रीजन वाली बात क्यों होगी, बाकी चीज़ें तो शामिल हैं। ये देखो सीडीएस में इन्होंने पूछा था, जो पार्लियामेंट है इन्होंने पीसा एक्ट पास करा है, पीसा लॉ को पास करा है, तो इसके बारे में कौन सी बात गलत है। पहला, इट वाज मेंट टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस इन शेड्यूल एरियाज। दूसरा, डिसएम्पावर कर देता है ग्राम सभा को, सरासर गलत। ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है पीसा एक्ट, चाहे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात हो, चाहे किसी तरह के परमिशन लेने की बात हो, चाहे फिर माइनर मिनरल्स को लेके कोई बात हो। इन चीज़ों को लेके ग्राम सभा ही पावरफुल है जिन एरियाज़ में पीसा एक्ट लगाया गया है ना। तो इस हिसाब से जो पीसा डिसएम्पावर ग्राम सभा, ये गलत हो जाता है। बाकी चीज़ें सही हैं, ट्राइबल के हित में हैं, और पब्लिक हियरिंग टू प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस राइट ऑफ ट्राइबल, ये चीज़ें भी पीसा कंडक्ट करवाती हैं या करवा सकती हैं। सो ए, सी एंड डी आर करेक्ट, बट बी इज़ रॉन्ग, और हमें रॉन्ग ही पूछा गया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है। देखिए यही अप्रोच होता है हमारा हर जगह पे, कि हम एक टॉपिक को पकड़ते हैं, एक क्वेश्चन को, एंड देन उससे रिलेटेड सारे PYQs विद NCERT जहाँ पे रिक्वायर्ड है या विद स्टैंडर्ड कवरेज वो हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये फैक्चुअल है, डायरेक्ट है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है 43A। तो जो आर्टिकल 43A है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 39A आप जानते ही हो, ये तो बहुत बार पूछा गया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करता है ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। DPSP के अंदर है, यानी स्टेट इंश्योर करेगा कि जस्टिस इज नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। देन जो आर्टिकल 42 है, ये भी आप जानती हो, ये भी तो बहुत सिंपल ही है, कई बार पूछा गया पहले भी। जो 42 है ये बात करता है जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की। और 43B क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन की बात करता है। सो ये क्वेश्चन हो गया कवर। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिटायर्ड और सिटिंग जजेस के अटेंडेंस को लेके सवाल है। 4 स्टेटमेंट है, पहला पढ़ लीजिए इन्हें, वन बाय वन पढ़ते हैं हम। देखिए 128 परमिट करता है कि जो अटेंडेंस है रिटायर्ड जजेस का एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दूसरा ये कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये किसी भी टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी को भी जिन्होंने जज की ऑफिस हेल्ड करी है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, कि आप आकर के एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस पदभार को संभालिए। तीसरा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी समय प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट को लेकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की पद को संभाला हुआ है, कि आप आकर के सिट और एक्ट करिए एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी हाई कोर्ट के जज को रिक्वेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंटमेंट या यूं कहें कि रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस ऑफिस को होल्ड करिए। देन चौथा ये कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये किसी भी समय प्रेसिडेंट की प्रीवियस कॉन्सेंट को लेकर किसी पर्सन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑफिस को होल्ड करा है कि आप आकर के एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्क करें।
तो आई होप आपको ये समझ आ रहा है। स्टेटमेंट्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगेन आप बेयर एक्ट से आर्टिकल 128 पढ़ोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हमने भी ये पढ़ा है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको लेकर क्या प्रोविज़न है। तो इसमें इन्होंने साफ तौर से बताया हुआ है कि जो प्रीवियस कॉन्सेंट है, यानी जो पूर्व सहमति है, पूर्व मंजूरी है प्रेसिडेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पर्सन को रिक्वेस्ट किया जा सकता है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में ऑफिस हेल्ड किया है उन्हें, और वो क्वालिफाइड भी हों फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि वो आकर के एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम कर सकते हैं। और ऐसे कोई भी पर्सन जिन्हें रिक्वेस्ट किया गया है उन्हें सारे एंटाइटल्स मिलेंगे जो भी प्रेसिडेंट उस टाइम पे डिसाइड करते हैं। आई होप इट मेक सेंस टू यू। तो इस हिसाब से आंसर क्या बन रहा है, क्या इसमें जो पहला है वो सही है? देखो 128 वाली बात बिल्कुल सच है, हमने पढ़ा कि 128 में अटेंडेंस की बात की गई ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट दूसरा गलत है क्योंकि यहाँ पे अलग से हाई कोर्ट का कोई मेंशन नहीं देखने को मिलता। उसके बाद आप देखो तो तीसरा भी गलत है, अलग से हाई कोर्ट का कोई मेंशन देखने को नहीं मिलता। 128 में तो साफ तौर से यही कहा गया है कि प्रेसिडेंट की परमिशन लेकर या कॉन्सेंट लेकर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आकर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करें, है ना। तो ये बात है और इस हिसाब से 1 and 4 होना चाहिए सही आंसर। आंसर जो ऑप्शन है 1 and 4। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे टैकल करते हैं? बेयर एक्ट से टैकल करते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें इन्होंने पूछा था कि क्या क्या प्री रेक्विजिट्स होते हैं फॉर डिक्लेयरिंग एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए क्या प्री रेक्विजिट होते हैं एज पर दी 5th शेड्यूल। पहला कह रहे हैं कि प्री पोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, दूसरा कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ एरिया, तीसरा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया, चौथा नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर के द्वारा इशू होना चाहिए। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो पहले भी बहुत बार पूछा गया है सीडीएस वगैरह में 5th शेड्यूल को लेके। पहला कहते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है। दूसरा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सेटअप की जाती हैं। तीसरा गवर्नर ऑथराइज नहीं है रेगुलेशन वगैरह को लेकर कि लैंड वगैरह ट्रांसफर के करने को लेके प्रोहिबिट करना है या रेस्ट्रिक्ट करना है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स इन विच देयर आर शेड्यूल एरिया हैव टू सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया। यानी जिन स्टेट में शेड्यूल एरिया है उन स्टेट के गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा जाकर प्रेसिडेंट को। ये बात है 4th ऑप्शन में। देखो इसका क्या आंसर है, जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी गवर्नर इज ऑथराइज्ड। गवर्नर के पास ये ऑप्शन है ना कि वो सारी चीज़ें मैनेज करें शेड्यूल ट्राइब को लेकर, उन पर्टिकुलर एरियाज में लेकर। तो इसके बाद आप देखो ये भी सवाल था कि किनके पास ये ऑप्शंस हैं कि वो किसी शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं शेड्यूल एरिया के तौर पे। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। बट शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे सिंपली बात ये हो रही है कि लैंड का ट्रांसफर, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन, ये चीज़ों को लेकर ऑथराइजेशन किनके पास है? तो ये ऑथराइजेशन है गवर्नर के पास, है ना। यहाँ पे देखो इन्होंने कहा नोटिफिकेशन गवर्नर इशू करते हैं। ये बात भी एक्चुअली गलत है। नोटिफिकेशन गवर्नर इशू नहीं करते, प्रेसिडेंट इशू करते हैं नोटिफिकेशन को, अगर किसी एरिया को शेड्यूल एरिया के रूप में डिक्लेयर करना है तो अंडर 5th शेड्यूल। तो ये 4th हो जाता है गलत, बाकी तीनों सही हैं। कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं 5th शेड्यूल को लेकर के। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो बेयर एक्ट के आर्टिकल 244 में पढ़ सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, वो पर्टिकुलर फाइल कहाँ है बेयर एक्ट वाली? हाँ, ये आप देखो 244 में इन्होंने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। तो 5th शेड्यूल को लेकर के किन में अप्लाई होगा? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। और इसी में जो चीज़ें हैं जो वो भी एक्सप्लेन की गई हैं कि ऑटोनोमस स्टेट वगैरह का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और इनमें बताया गया है कि कौन कौन से लोग शामिल होंगे, मतलब किस तरह की बॉडी होगी ये, और ये सिस्टम कैसे काम करेगा। तो दैट मीन्स हमें समझ आ रहा है साफ तौर से कि कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं। जैसे पहला जो है वो ये कि ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, दूसरा साइज जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और वो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए, तभी उन्हें शेड्यूल एरिया के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन बी। प्योर PYQ बेस्ड है पेपर, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे सवाल PYQ से सॉल्वेबल हैं। अगर आप स्टैंडर्ड सोर्स सही तरीके से कवर कर लो तो आप अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ऐसे सवालों को। और अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है, आप स्पेसिफिकली पॉलिटी के बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।